हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेज के इस डीएलएड पाठ्यक्रम में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड का कोर्स जिसमें प्रोफेशनल इंग्लिश का सेकंड यूनिट हम कवर अप करेंगे। जो सेकंड यूनिट बेस्ड है वो लिसनिंग और स्पीकिंग पे बेस्ड है। तो जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेज आपके लिए लेकर आया है डीएलएड कोर्स अवेलेबल, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो प्रोफेशनल इंग्लिश के हैं वो हम पढ़ेंगे। और आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उनके साथ ही साथ जवाब कैसे लिखने ये भी बताऊंगा, ताकि आप 100% सफलता अर्जित करें अपने डीएलएड के एग्जाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जी हाँ, सारे क्वेश्चंस शॉर्ट और लॉन्ग लिसनिंग और स्पीकिंग पर बेस्ड होंगे, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जब भी आप डीएलएड का एग्जाम देंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो इन सभी को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चाहे 2 नंबर के प्रश्न हो या फिर 4 नंबर के, इन सभी प्रश्नों को हम यहाँ उत्तर सहित सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है व्हाट आर गुड लिसनिंग स्किल्स। गुड लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं? गुड लिसनिंग स्किल्स मतलब अच्छी सुनने की क्षमता। जो भी हम सुनते हैं वो हमारा जो सुनने की क्वालिटी है वो अच्छी कैसे होगी। हाउ कैन वी लिसन गुड? तो अपनी सुनने की क्षमता को, स्किल मतलब होता है क्षमता, कोई गुण, ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए पॉइंट में पूछा गया, यहाँ जो चारों सवाल आपको दिख रहे हैं ना, ये सब 2-2 मार्क्स वाले सवाल है और कई बार पिछले एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, डीएलएड के पुराने सिलेबस में भी और न्यू सिलेबस में भी ये सवाल बार बार पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि बहुत ही ध्यान से सुनिए, आपको ये सारे सवाल, इसमें से 2 सवाल तो पक्के हो ही सकते हैं, 4 नंबर जरूर मिलेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर व्हाट आर गुड लिसनिंग स्किल। तो गुड लिसनिंग स्किल्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, फेस द स्पीकर। नंबर 1 पॉइंट, गुड लिसनिंग स्किल्स लाने के लिए फेस द स्पीकर, दैट मींस जो बोलने वाला है उसका सामना करो, उससे नजरें मत छुपाओ, उससे भागो मत, ठीक है। फेस द स्पीकर, ध्यान दो कि वो क्या कह रहा है। तो सामने वाले को लगना चाहिए कि भाई मुझे पढ़ने में, मुझे बताने में, बोलने में इंटरेस्ट है, क्योंकि सामने वाला सुन रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास में टीचर पढ़ाता है और बच्चे इधर उधर ध्यान दे, तो क्या होता है, टीचर के पढ़ाने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि जो बोल रहा है वेस्ट हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। तो इसलिए अच्छी लिसनिंग स्किल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? अच्छा स्पीकर की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, स्पीकर से इंटरेक्ट करना चाहिए, उसकी आंखों में आंखें डाल के उस पर रिस्पॉन्स देना चाहिए और पढ़ना चाहिए बराबर, ठीक है। फेस द स्पीकर। दूसरा, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। और जो भी व्यक्ति है, जो स्पीकर है, बोल रहा है, जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, उससे आप नजरें मिलाइए, वरना वो बात कर रहा है, आप इधर देख रहे हैं, ध्यान इधर उधर कहीं और है आपका, तो सामने वाले के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। ये सारी बातें जो है ना, ये इंटरव्यू में भी काम आती है। आप जहां कहीं जॉब पर जा रहे हैं, वहां इंटरव्यू हो रहा है, तो ये सारी चीजें वहां भी बहुत काम आएंगी। सामने जब भाषण कोई दे रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो जरूर इस प्रकार की चीजों को रखिए। ये आपके एग्जाम के मार्क्स दिलाने के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही साथ अपनी खुद की पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पहला बात, फेस द स्पीकर, स्पीकर का सामना कीजिए, नजरें मत चुराइए। दूसरा, मेंटेन आई कांटेक्ट, आंखों से आंखें मिलाकर बात कीजिए, बिल्कुल सामने, आप इधर उधर मत देखिए। तीसरा, बी अटेंटिव बट रिलैक्स, अटेंशन फॉर्म में रहिए, मतलब सतर्क रहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई आप रिलैक्स नहीं लग रहे, आप नर्वस दिख रहे हैं। मतलब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल हाँ ओके ठीक है, लेकिन मतलब ओके ठीक है, ऐसा डरिए भी मत, ठीक है। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं जो समझा रहा हूं आपको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फेस द स्पीकर, मेंटेन आई कांटेक्ट, बी अटेंटिव बट रिलैक्स। अटेंशन रहिए, सावधान रहिए, लेकिन रिलैक्स भी रहिए, आरामदायक रहिए, ताकि सामने वाले को ना लगे कि आप नर्वस हैं, आप घबरा रहे हैं, ऐसा नहीं लगे, ठीक। कीप एन ओपन माइंड, डोंट इंटरप्ट। पहली बात तो ये कि भाई ओपन माइंड रखना है, दैट मीन सामने वाला जो बोल रहा है उसको निगेटिव वे में नहीं बदलिए, ओपन माइंड रखिए, खुला दिमाग रखिए। भाई अगर वो बोल रहा है तो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है सामने वाला स्पीकर, उसकी बातों को गलत वे में नहीं ले रहा है। और 5वां, डोंट इंटरप्ट, बीच में रोक टोक मत लगाइए, टोकिए मत। जब कोई बोल रहा हो तो पहले उसे बोलने का पूरा मौका दीजिए, उसे बोलने दीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात कहिए, ठीक है। तो इंटरप्ट मत कीजिए। तो अच्छे एक लिसनिंग स्किल के लिए, यानी अच्छा सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप अगर अच्छा सुनेंगे तो ही आप अच्छा बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये सुनने की क्वालिटीज हैं। पहला, फेस द स्पीकर। दूसरा, मेक आई कॉन्टैक्ट। तीसरा, बी अटेंटिव बट रिलैक्स, सावधान रहिए बट रिलैक्स रहिए। चौथा, कीप एन ओपन माइंड, अपना दिमाग खुला रखिए, यानी कि कभी भी सामने वाले की बात को हमेशा गलत वे में, निगेटिव वे में मत लेने की कोशिश कीजिए। पहले समझिए कि उसका आशय क्या है, किस आशय से वो व्यक्ति बात कर रहा है। तो ओपन माइंडेड रहिए, मैच्योर बनिए। और 5वां जो है, डोंट इंटरप्ट, कभी भी रोक टोक मत कीजिए, बीच में टोकिए मत बात को। तो ये है सवाल 2 नंबर के लिए, व्हाट आर गुड लिसनिंग स्किल्स। ओके, आई होप आपको समझ गया है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है, व्हाट आर गुड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ पे सुनने वाली स्किल जो थी कौन सी थी, और यहाँ पर बोलने वाली स्पीकर है ना, कि हम अच्छा स्पीकर कैसे बने। जैसे मैं आपको भी पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है, तो वो कैसे पढ़ा पा रहा हूं मैं, कैसे मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं जो मैं बोल पा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए गुड स्पीकिंग स्किल्स क्या होती हैं। अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है, यानी गुड स्पीकर बनना है, तो आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये यहां पर हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात, बी ए गुड कम्युनिकेटर। जी हाँ, एक
बढ़िया कम्युनिकेटर बनिए। कम्युनिकेटर मतलब अपने भाषाओं का आदान प्रदान करना जो अच्छे से आना चाहिए, बढ़िया से कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे किसी ने जवाब दिया आपको, ठीक है, या आप कुछ कहना चाहते हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए चुपचाप नहीं है, मैं हाथों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी आईज, अपने फेस का एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज अपने अंदर होनी चाहिए ताकि आप अच्छा बोल पाए, अच्छी स्पीकिंग स्किल हो। ओके, बी ए गुड कम्युनिकेटर। दूसरा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बिना शब्दों के बातचीत, यानी अगर कोई जवाब देता है, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर कुछ क्लास में पूछते हैं, कुछ समझाते हैं और पूछते हैं, सबको समझ गया तो कुछ बोलेंगे यस सर, लेकिन कुछ बोलेंगे ऐसा, कुछ कंफ्यूजन वाला मुंह बनाएंगे, तो टीचर फंस से समझ जाता कि ये लोग नहीं समझे। तो आपके अंदर बोलने के साथ साथ फेस पे एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, यानी आपका जो कम्युनिकेशन, बातचीत जो है ना, दूरसंचार, वो नॉन वर्बल, बिना शब्दों के भी हो जाए। जैसे कभी गुस्सा दिखाना होगा तो फेस पे एक्सप्रेशन ला लीजिए, गुस्से वाला, खुशी वाला। अगर कोई अच्छी बात बोल रहा है और आपको मुस्कुराना है तो आप मुस्कुरा दीजिए, समझ जाएगा सामने वाला कि आप खुश हो रहे हैं। दैट मीन्स आपको अच्छा बोलने के साथ साथ, जब भी देखो मैं अभी कुछ भी बता रहा हूं तो कभी मैं हंस रहा हूं, कभी स्माइल कर रहा हूं, कभी सीरियस मूड में भी आ जा रहा हूं पढ़ाने के लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो, ठीक है। तो इस प्रकार की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। बी ए गुड कम्युनिकेटर, अच्छे से बातचीत, अपने भाषाओं का आदान प्रदान करना आना चाहिए। दूसरा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना शब्दों का इस्तेमाल किया अपने एक्सप्रेशन से भी बातचीत होनी चाहिए। तीसरा, क्लैरिटी इन स्पीच, यानी बोलने में सफाई, है ना, क्लैरिटी में सफाई। स्पीच मतलब बोलना। कई लोग जो बोलते हैं, बातचीत करते हैं, आप लोग देखना बहुत ही हड़बड़ी में जल्दी जल्दी बोलते हैं, शब्दों का पूरा प्रयोग नहीं करते। इसके कारण क्या होता है, सामने वाले को बात अच्छे से समझ में नहीं आती, हमें लगता है कि सामने वाला बहुत स्पीड बोल रहा है, बहुत स्लो बोल रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज में, आपके बोलने में जो है क्लैरिटी यानी सफाई दिखनी चाहिए, साफ सुथरा बोलिए, अच्छा बोलिए। फ्रेंडलीनेस एंड कॉन्फिडेंस, विश्वास होना चाहिए। और फ्रेंडलीनेस दैट मीन्स मित्रता होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए भाई हम अनजान लोग नहीं है, डर डर के बात नहीं कर रहे, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आवाज में फ्रेंडलीनेस और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, ठीक है। ओपन माइंड एंड रिस्पेक्ट, और सामने वाले की रिस्पेक्ट कीजिए, बात करते वक्त, बोलते वक्त उसकी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, और ओपन माइंडेड रखिए कि आप जो भी बोल रहे हैं सही तरीके से बोल रहे हैं, और सामने वाले जो सुन रहे हैं वो भी आपकी बात को पॉजिटिव में ही लेंगे, निगेटिव वे में नहीं लेंगे। तो ये सारी जो है गुड स्पीकिंग स्किल्स है। ओके, लेट अस रिपीट, हम फिर से रिपीट करते हैं। गुड स्पीकिंग स्किल्स के लिए क्या जरूरी है, बी ए गुड कम्युनिकेटर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्लैरिटी इन स्पीच, फ्रेंडलीनेस एंड कॉन्फिडेंस, ओपन माइंडेड, रिस्पेक्ट। तो ये 5 क्वालिटीज हैं, ये किसी को भी अच्छा वक्ता, गुड स्पीकर बनाती हैं। और ये जो 5 क्वालिटीज थी किसी को भी अच्छा श्रोता यानी अच्छा सुनने वाला बनाती हैं, लिसनर। ओके, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस। एक हो गया 2 मार्क्स के लिए गुड लिसनिंग स्किल का, एक गुड स्पीकिंग स्किल्स का। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाउ वन कैन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, कोई भी फर्राटेदार अंग्रेजी कैसे बोलेगा ना, फ्लुएंट कैसे हो जाए इंग्लिश में। हाउ कैन वी स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के हम अंग्रेजी फ्लुएंट कैसे बोलेंगे, ये यहां पर सीखा गया, यही प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहली बात भाई आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए ना। अब क्वेश्चन आंसर का उत्तर तो छोड़ दीजिए, आप खुद से समझिए ना। अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलनी है, तो आपको क्या करना चाहिए, जरा सोचिए खुद से। आप क्या सोचेंगे कि हाँ इंग्लिश पहले बढ़िया से पढ़ते आनी चाहिए, इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और कभी डरना नहीं है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे आपने क्रिकेटर देखे होंगे, सचिन तेंदुलकर 10th पास है, महेंद्र सिंह धोनी कॉलेज ड्रॉप आउट है, विराट कोहली कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन फिर भी ये लोग सबसे अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं ना, बहुत फर्राटेदार। क्यों? क्योंकि इंग्लिश की प्रैक्टिस है और इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, डरते नहीं है ये, ठीक है। तो डरने के कारण ही इंग्लिश बहुत लोग नहीं बोल पाते, तो आपको डरना नहीं है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, अगर आपको अच्छी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते आनी चाहिए तो कौन सी चीजें जरूरी हैं। सबसे पहला, स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर नॉट अफ्रेड। सबसे पहले तो ये भरोसा रखो अपने मन में कि आप डरते नहीं हो इंग्लिश से, आप सामना करो, गलत होगा तो होगा लेकिन हाँ भाई बोलेंगे जरूर इंग्लिश, ठीक। दूसरा, फर्स्ट लिसन देन स्पीक, पहले सुनो फिर बोलो। जी हाँ, अच्छा कहा जाता है, बहुत फेमस लाइन है ये कि अच्छा स्पीकर होने के लिए अच्छा लिसनर होना जरूरी है, यानी अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है। इससे पहले सुनो, सामने की बात समझो, सामने वाला क्या कह रहा है, और फिर उसका जवाब दो बढ़िया से, ठीक। फर्स्ट लिसन देन स्पीक। तीसरा, ट्राई टू इमिटेट कॉमन सेंटेंसेस, कुछ खास कॉमन सेंटेंसेस को भाई कॉपी कीजिए, नकल कीजिए। इमिटेट मतलब कॉपी करना। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो उनकी अच्छी इंग्लिश को आप कॉपी कीजिए ना, कि जैसे वो बोलते हैं हाउ डू यू डू, किसी को मिलने के बोलते हैं हे आई एम फाइन, हाउ आर यू। तो इस तरह के जो शब्द है कॉमन है, इतना तो हर कोई बोल सकता है, इनको कॉपी कीजिए, तो धीरे धीरे आप ऐसे ही अंग्रेजी, ऐसे ही इंग्लिश सीखेंगे। नेक्स्ट, कीप काम एंड डोंट वरी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट ग्रामर,
कीप काम, शांत रहिए और चिंता मत कीजिए ग्रामर के बारे में। यानी आपका जो व्याकरण ग्रामर है कितना भी गलत हो तो चिंता नहीं है। यहाँ एग्जाम थोड़ी हो रही है। जब आप इंग्लिश बोलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, जैसे मैं अभी आपसे हिंदी में बातचीत कर रहा हूं, तो क्या मैं शुद्ध रूप से पूरा सही व्याकरण बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है। और जो इंग्लिश बोलते हैं, जितने हम देखते हैं इतने सारे एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, सब लोग जो बोलते हैं, क्रिकेटर वगैरह, कोई भी 100% प्योर ग्रामर वाली इंग्लिश नहीं बोलता भाई। सबका ग्रामर सही नहीं होता। बस ग्रामर की चिंता करो ही मत। हम इंग्लिश बोलने बैठे हैं, अपनी बात सामने वाले को समझाने आए हैं, ना कि ग्रामर को एग्जाम देने हैं जो व्याकरण बोलेंगे सही 100%। ठीक है, तो ग्रामर की चिंता छोड़ के जैसे भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए, लेकिन बोलिए, और ऐसा बोलते बोलते ही एक दिन फ्लुएंट इंग्लिश आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का जवाब, हाउ कैन वन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, कोई कैसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, बढ़ते हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर टाइप्स ऑफ स्पीकिंग स्किल, बोलने की जो कला है, स्पीकिंग स्किल है, उसके प्रकार क्या है, कितने कितने टाइप्स की स्पीकिंग होती है। देखो, कोई बोलता है ताकि लोग मोटिवेट हो जाए, कोई बोलता है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, नॉलेज दे रहा हूं, तो मेरा इन्फॉर्मेटिव स्पीच। कोई आपको मोटिवेट करेगा कि ऐसे बन जाओ। मोटिवेटर्स आप लोग देखे होंगे बहुत सारे, जैसे सोनू शर्मा है, संदीप माहेश्वरी, ऐसे मोटिवेटर्स के नाम तो आप जानते हैं ना। तो वो लोग मोटिवेट करते हैं। कोई ऐसी स्पीच होती है जो सेरेमनी के टाइम पे बोलते हैं, मतलब कोई ऐसा होगा किसी किसी ओकेजन पे, जैसे आपने देखा होगा क्रिश्चियन लोग में किसी की डेथ होती है तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा आदमी था, ऐसा ऐसा। या फिर कभी 15 अगस्त 26 जनवरी इस तरह से डे आता है, रिपब्लिक डे, तो उस दिन हमें बोलना पड़ता है कि आज के दिन ये हुआ था वगैरह। तो सेरेमनी पे भी स्पीच होती है। ठीक है, अलग अलग मौके पे अलग अलग बात कही जाती है। तो वही पूछा गया है। देखिए, स्पीकिंग स्किल, बोलने की कला के 4 भाग है। अब ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए लिखने भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, सेरेमोनियल स्पीकिंग, 4 टाइप्स होते हैं स्पीकिंग के। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। कौन से 4? पहला, सेरेमोनियल स्पीकिंग। सेरेमोनियल मतलब होता है किसी ओकेजन पे, खास मौके पे, सेरेमनी पे, है ना, तब बोलेंगे आप। जैसे मान लो शादी है, उस समय कुछ बोलना है तो शादी के लायक बात बोलेंगे ना, कोई ऐसी थोड़ी उठ पटांग कुछ भी बात कर देंगे। शादी है और 15 अगस्त पे जो गाना बनना चाहिए, 26 मेरे देश की धरती उगले उगले सोना, कुछ भी गाना गा रहे हैं, वो नहीं चलेगा ना। उस तरह की चीजें नहीं कर सकते। जो सेरेमनी है, जो कंडीशन, माहौल है, उस प्रकार की भाषा हम बोलेंगे, उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग में क्या होता है, आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि हाँ ये देखो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे सेल्समैन लोग कुछ बेचने आता है तो उसकी भाषा देखेंगे कि सर ये ले लीजिए, इसमें बहुत क्वालिटी है, बहुत सस्ता है, इतना % ऑफ है। तो वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, आपको प्रदर्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पर 2 बातें कर रहा हूं, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, दूसरा डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा हूं कि यहाँ जो लिखा है ना, आपको प्रदर्शित करके दिखा रहा हूं कि भाई ये लिखा है। तो मेरी स्पीकिंग में 2 क्वालिटीज है, 2 टाइप की स्पीकिंग में अभी प्रयोग में ला रहा हूं। कौन सा? पहला इन्फॉर्मेटिव, जो मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दूसरा कि डेमोन्स्ट्रेटिव, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहा हूं ना, कुछ जो यहां लिखे हैं प्रश्न उत्तर वो समझा भी रहा हूं, क्वेश्चन आंसर। तीसरा जो है इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग, जो मैंने अभी बताया, किसी को नॉलेज देने के लिए आप कुछ बोलते हैं तो इन्फॉर्मेटिव होता है। एक टीचर की जो भी स्पीच होती है ना, जो भी स्पीच होती है टीचर की, वो हमेशा इन्फॉर्मेशन ही देता है, या कभी कभी अपने छात्रों को मोटिवेट करता है, स्टूडेंट्स को। जी। और चौथा है परस्यूसिव स्पीकिंग। परस्यूसिव मतलब होता है मोटिवेशनल स्पीकिंग। इसका दूसरा नाम है मोटिवेशनल स्पीकिंग। जी ये परस्यूसिव स्पीकिंग जो है ना, इसका नेक्स्ट नाम जो है वो है मोटिवेशनल स्पीकिंग। तो कंफ्यूज मत होइए, अलग नाम से भी आ सकता है। तो मोटिवेशनल स्पीकिंग, ठीक है। तो 4 टाइप की स्पीकिंग होती है। बोलने की कला जो है 4 भागों में वर्गीकृत की गई है। ठीक, कौन सी? एक सेरेमोनियल स्पीकिंग, जो एक खास मौके पर, ओकेजन पे बोलते हैं। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग, किसी चीज का प्रदर्शन करना है, दिखाना है। तीसरा इन्फॉर्मेटिव, किसी चीज की जानकारी, नॉलेज देना है। और चौथा परस्यूसिव स्पीकिंग, यानी कि क्या करना? मोटिवेशन देना। जो न्यूज लोग, रिपोर्टर लोग, एंकरिंग लोग करते हैं, वो तो न्यूज के बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं। तो कौन सा स्पीकिंग हुआ बताओ? इन्फॉर्मेटिव हुआ, है ना। तो इस प्रकार से आपको सवाल भी आ सकता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन दे देगा और ऊपर में सेंटेंस देगा, अ टीचर स्पीक्स ऑफ विच टाइप ऑफ स्किल इन स्पीकिंग। कौन से प्रकार का यूज करता है भाई स्पीकिंग? तो आप बताओ, टीचर इन्फॉर्मेटिव करता है, टिक लगा देना। ऑब्जेक्टिव भी आते हैं भाई, मिल गया आपको मार्क्स, है ना। तो इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके डीएलएड के फाइनल पेपर के हिसाब से। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्नों की तरफ। सो स्टूडेंट्स, 4 मार्क्स से क्वेश्चंस की तरफ आप बढ़ते हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट जो 4 मार्क्स आपको दिलाकर जाएंगे एग्जाम में, उनकी बात हम करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ मल्टीमीडिया मटेरियल इन द डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में आ चुका है, 4 मार्क्स दिलाकर जाएगा। इस बार भी पूरे चांसेस, पूरे संभावना की आएगा। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ मल्टीमीडिया मटेरियल। जो मल्टीमीडिया होते हैं, मल्टीमीडिया का मतलब समझ लो, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, स्लाइड्स जो आप देखते हो ना कंप्यूटर पे, प्रोजेक्टर्स पे चलता है, या वीडियो रिकॉर्डिंग, या ये जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो वो भी, ये सब चीजें जो है ये मल्टीमीडिया में आती हैं। तो मल्टीमीडिया का
क्या रोल है डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल में, यानी लोगों की सुनने की क्षमता जो बढ़ानी है, आपके सुनने की जो क्वालिटी बढ़ानी है, हमारी जो सुनने की क्वालिटी बढ़ानी है वो कैसे बढ़ेगी, वो मल्टीमीडिया से कैसे बढ़ सकती है, ऑडियो वीडियो सुन के हम कैसे अपने सुनने की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, यही प्रश्न पूछा है। तो चलिए भाई इसका जवाब देंगे। सबसे पहला जो पूछा है मल्टीमीडिया मटेरियल के बारे में, ये हमारा कीवर्ड है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली उठा के जवाब नहीं लिख देना है, डायरेक्ट पेन उठा फट से लिख दिया थ्योरी, ऐसे मार्क्स नहीं मिलते एग्जाम में, ध्यान रखिए। मार्क्स पाने के लिए आपको कीवर्ड ढूंढिए, उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन दिया, मल्टीमीडिया बोला है, पहले बता तो दो मल्टीमीडिया करता क्या है, तब ना बताएंगे कि वो हेल्प कैसे करता है। तो देखिए भाई मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया रिसोर्स, दे आर यूजफुल इन पेडागोजिकल इंस्ट्रक्शन ऑफ लिसनिंग, गुड रिसोर्स ऑफ इनपुट। किसी के भी अंदर इनपुट देना है, दैट मीन्स जैसे कोई भी टीचर बोलता है, जैसे मैं भी बोल रहा हूं, तो मैं जो भी बोल रहा हूं वो आपके अंदर जाएगा, फिर आप उसको समझेंगे, फिर आप नॉलेज गेन करेंगे और फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे लिखकर। तो यही बात जो है मल्टीमीडिया करता है। देख लो ना आप, वीडियो देखकर क्या होगा, टीचर क्लास में पढ़ाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टीचर आपको प्रोजेक्टर के ऊपर, समझ लीजिए प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के ऊपर कंप्यूटर से दिखा रहा है, ऐसी लाइनिंग ऐसी थ्योरी है वहां पर लिखी हुई, फिर आप सब लोग उसको देखेंगे, देखने के बाद क्या करेंगे भाई, उसको समझेंगे और समझने के बाद अपने अंदर नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो भाई यही करता है मल्टीमीडिया, यही तो हमारा जवाब है, मिल गया जवाब, ठीक है। दे आर यूजफुल इन पेडागोजिकल इंस्ट्रक्शन ऑफ लिसनिंग। पेडागोजी जो होती है, पेडागोजी का मतलब क्या होता है, मोरल वैल्यूज, पेडागोजी का मतलब क्या है, किसी भी चीज का सार, ठीक है। तो भाई लिसनिंग स्किल, सुनने की क्षमता बढ़ाना है, तो उसका जो ओवरऑल समरी, जो सार है, यानी कि ओवरऑल इतना समझो कि भाई आपको लिसनिंग यानी कि सुनने की क्वालिटी बढ़ानी है, क्षमता बढ़ानी है, तो उसमें मल्टीमीडिया रिसोर्स बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इससे हम जल्दी सीखते हैं। आजकल के बच्चों को आप देख लो, बच्चों को अगर क्लास में टीचर पढ़ाता उतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन अगर उनको कार्टून वीडियो के थ्रू थोड़ा सा समझा दिया जाए, या उनको लैब में स्मार्ट क्लास में देखना, उनको कार्टून वीडियो दिखा दी जाती है कि एक लड़का होता है, वो पेड़ के नीचे बैठा होता है, उसके सिर पे सेब गिरता है, तो फिर न्यूटन का लॉ हो गया, उसको ये समझाओगा, क्लास में बैठा के पढ़ाएंगे तो नहीं समझेगा, लेकिन ये दिखा दे तो फट से समझ जाएगा। किसकी मदद से, मल्टीमीडिया की मदद से। तो यही बात यहां पर बताई गई है कि मल्टीमीडिया रिसोर्स जो है बहुत हेल्पफुल है सिखाने में, ठीक। अब मल्टीमीडिया जो है कई टाइप के हो सकते हैं। एक तो भाई मल्टीमीडिया दैट मींस पिक्चर्स, पिक्चर बाय पिक्चर है, या फिर ऑडियो, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ वॉइस, और दूसरा होता है वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें वीडियो चलता है और देखते हैं। तो ठीक है, तो हम यही लिखना है कि मल्टीमीडिया मटेरियल्स कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग मैनर्स, है ना। फॉलोइंग मैनर्स मतलब इस तरह से इस्तेमाल करके, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके हम लिसनिंग स्किल बढ़ा सकते हैं। तो ये लिखेंगे कैसे भाई, ऑडियो रिसोर्स का इस्तेमाल करके, वीडियो रिसोर्स का। इतने में आंसर नहीं होगा, आप ऑडियो रिसोर्स लिखेंगे, फिर उसमें थ्योरी लिखिए कि ऑडियो रिसोर्स से जो भी लिखने वाला, सुनने वाले लोग रहते हैं ना, वो बात को सुनते हैं तो फिर क्या करते हैं, प्रोसेसिंग होती है उनके अंदर, फिर वो आउटपुट निकालते हैं, मतलब सीखते हैं, समझते हैं। तो सेम बात ऑडियो रिसर्च से होगा। और वीडियो रिसर्च से इंटरेस्ट बना रहता है, वीडियो देखते हैं तो ज्यादा कुछ इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। जैसे कोई मूवी खास अच्छी स्टोरी हो, पैट्रियोटिक हो, देशभक्ति वाली मूवी है, तो 3 घंटे बैठ के बराबर देख लेंगे हम लोग। लेकिन अगर 3 घंटे बैठ के पढ़ने बोल दिया जाए किसी, तो हम नहीं पढ़ पाते, मुश्किल हो जाती है थोड़ा, है ना, क्योंकि वीडियो में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो मल्टीमीडिया रिसोर्स यही तो करते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छा आपके अंदर फीलिंग, इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, ताकि हम अच्छे से सीख पाओ, अच्छे से सुन समझ पाओ। तो यही तो काम है मल्टीमीडिया रिसोर्स का, यही हमारा जवाब होगा, ठीक है। इसमें आपको भी थ्योरी लिखनी है, इसमें भी आपको थ्योरी लिखनी है अपने मन से, जो आप समझते हो कि वीडियो कैसे हेल्प करेगा, ऑडियो कैसे हेल्प करेगा सीखने में, सुनने में, तो वो लिखिएगा थ्योरी, आसानी से आप लिख पाएंगे, ठीक है, अच्छे नंबर मिलेंगे। मेन तो यही है, पॉइंट दिखने चाहिए एग्जामिनर को, याद रखिएगा, ऐसे हेडिंग दीजिएगा तो एग्जामिनर को दिखेगा तो अच्छे नंबर देगा वो, ठीक। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लिसनिंग की बात करते हैं, राइट ए नोट ऑन लिसनिंग, यानी जो लिसनिंग है उसके ऊपर एक नोट लिखे, शॉर्ट नोट लिखे, पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सवाल ना कभी छोड़ के मत आना भाई एग्जाम में, कभी छोड़ के मत, क्योंकि नोट बोला है, नोट बोला है तो भाई पूरा थ्योरी लिखना है, और थ्योरी लिखना है तो भाई थ्योरी हर टीचर चेक नहीं करता, जरूर कुछ ना कुछ नंबर दे देता है। आप कुछ भी गलत सलत लिखो, लेकिन अगर वो लिखा है आपने आधा पेज, एक पेज, जरूर 1-2 नंबर तो देगा ही देगा, ठीक है। तो कभी भी नोट छोड़ के नहीं आना, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। देखो, तो लिसनिंग के ऊपर नोट लिखना है, तो पहले भाई लिसनिंग की डेफिनेशन बताओ। मेरा यही क्राइटेरिया, मैं आपको यही सजेशन दूंगा, यही करिए भाई, हर टीचर सजेशन देगा आपको कि जो भी टॉपिक है ना उसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन दो, सामने वाले को बताओ, इससे आपका आंसर अच्छा दिखता है और बड़ा दिखता है, और सामने वाले को पूरा इंट्रोडक्शन मिल जाता है, एग्जामिनर को चेक करो कि हाँ भाई पढ़ने वाला व्यक्ति है, इसने अच्छे बहुत बढ़िया से प्रश्न के उत्तर लिखे हैं। लिसनिंग, अब लिसनिंग क्या है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब हर वक्त हम सुनते रहते हैं ना, सोए भी हैं, किसी ने आवाज भी फट से उठ के सुन लेते हैं, और जाग रहे हैं, कोई बोल रहा है तब भी सुनाई देता, फट से ऑटोमेटिक ना, कोई बोलेगा तो सुनेंगे। मान लो हम यहाँ हैं और कोई जोर से चिल्ला रहा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सुन ही ना पाए उसको, कुछ भी कर ले, कान पे हाथ रख ले तब भी आवाज आती ही है अंदर कान में, है ना। तो भाई इट एक्टिव प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व सम स्टेप। लिसनिंग में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, कौन सी स्टेप, पहले इनपुट,
फिर होता है प्रोसेसिंग, मतलब मैंने बोला तो आपके अंदर बात गई कान में, फिर आपने उसको प्रोसेस किया, ये सर ने बोला कि ये इसका आंसर 4 नंबर का है, ठीक है, तो आप फट से समझ गए, प्रोसेसिंग हुआ, फिर आपने आउटपुट निकाला, यस सर हम समझ गए, क्लास में ऐसा बोला जाता है ना। तो पहले इनपुट होगा, कुछ बोला जाएगा तो इनपुट होगा अंदर, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, समझेंगे दिमाग से, और फिर उसको उसका जवाब देंगे। सर ने पूछा 2+2 इनपुट हुआ, जैसे हमारे बॉडी में आया, फट से मैं सुना 2+2 तो 4 होता है, ठीक है, तो हम फट से आउटपुट देंगे, बोलेंगे 4 आंसर सर, तो इस तरह से हमने जवाब दिया। तो ये सब लिसनिंग का ही कमाल है, लिसनिंग में ही होता है, ठीक है। फिर इनपुट में क्या होता है, इनपुट में स्पीकर के द्वारा कही गई बात को हम सुनते हैं और समझते हैं। प्रोसेसिंग में क्या होता है, कही गई बात, सुनी गई बात को डिटेल में समझा जाता है, उसका जवाब ढूंढा जाता है, प्रिपेयर करते मन में कि हाँ ये बोलने वाला हूं मैं फट से, और उसके बाद आउटपुट में क्या करते हैं, जो भी बात हमने सोची है उसको बोलते हैं और रिजल्ट निकलता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। इसमें आपको थ्योरी लिखनी है, इसमें भी आपको थ्योरी लिखनी है, तो इस प्रकार से आपके 4 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। तो ये तो होगा हमारा लिसनिंग का, ठीक है, ये हमारे 6th क्वेश्चन हो गए। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स चलिए बात कर लेते हैं उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो 4 नंबर आपको एग्जाम में दिलाकर जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के हैं। तो जो 7th नंबर का क्वेश्चन है हमारा वो है राइट ए नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोनेटिक्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं भाई, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे तो नोट्स का, और बढ़िया से आप समझ पाएंगे इसको। चलिए मैं आपको समझाता हूं सवाल क्या है और जवाब कैसे लिखना है। तो सवाल यह है कि फोनेटिक्स क्या है, फोनेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज फोनेटिक्स। ओके, फोनेटिक्स जो है वो डील करता है साउंड के साथ। जैसे कि जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन करते हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी के साथ, मशीनों के साथ कुछ भी फेरबदल करते हैं, तो साइंटिस्ट है मशीनों वाले, ठीक है। लेकिन जो लैंग्वेज के साइंटिस्ट होते हैं ना, लिंग्विस्टिक, भाषा से संबंधित, वो अगर लैंग्वेज में कुछ बातें करते हैं तो उन्हें लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज का साइंटिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो फोनेटिक्स जो एक ब्रांच है, जैसे कि साइंस में होती है ब्रांच, वैसे ही लैंग्वेज में फोनेटिक्स ब्रांच है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो फोनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई, भाषा से संबंधित, ठीक है। फोनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ, फोनेटिक्स एक शाखा है भाषा की, विच डील्स, जिसमें क्या होता है, विच डील्स विद साउंड एंड स्पीच साउंड, ठीक है, बोलना और बोलने के बाद जो साउंड होता है उसके बारे में, ठीक है। मैं जो भी बोल रहा हूं, मैं किस प्रकार से बोल रहा हूं, कौन से इमोशन से बोल रहा हूं, ऊंचा बोल रहा हूं, नीचा बोल रहा हूं, इन सबको स्टडी करना ही क्या कहलाता है, हमारा फोनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। तो यही फोनेटिक्स है। इट मे बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, भाई 3 कैटेगरीज में बांट के रखा गया है फोनेटिक्स को, यानी 3 प्रकार की फोनेटिक्स होती हैं। कौन कौन से देखिए, पहला आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ठीक है, अब आपको याद करना पड़ेगा टर्म्स, अब इसको बहुत ज्यादा आप याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि थोड़े वर्ड्स डिफिकल्ट है, रोजमर्रा के डेली लाइफ में ऐसे शब्द तो हम सुनते नहीं है, फोनेटिक्स एक बार को याद भी कर लें, लेकिन ये जो आर्टिकुलरी है ये थोड़ा डिफिकल्टी जाएगा, तो इसको भाई अच्छे से पढ़ लेना आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही पूरा फोनेटिक्स ना आए सवाल, लेकिन हाँ 1 वर्ड में ये पूछ देगा, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इज व्हाट, ठीक है, तो हमें बताना आना चाहिए ना, तो 1 वर्ड में या 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के तो आ ही सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो जो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स होता है उसमें आवाज के साथ डील किया जाता है, दैट मींस अगर साउंड के ऊपर स्टडी हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। यानी अगर कोई व्यक्ति डिफरेंट आवाज के ऊपर, साउंड के ऊपर, आवाज के ऊपर रिसर्च कर रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहेंगे। दूसरे टाइप की जो फोनेटिक्स है वो है अकोस्टिक फोनेटिक्स, है ना, अकोस्टिक फोनेटिक्स। इट डील्स विद साउंड वेव्स, यानी कि जो साउंड की जो वेव्स होती है ना, तरंगे जो होती है, ध्वनि तरंगे, सिर्फ ध्वनि की बात करना, साउंड की बात करना, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। लेकिन ध्वनि के तरंगों की बात करना कि लहरें कैसी आ रही है, आवाज टकराने के बाद क्या हो रहा है, कैसी कैसी चीजें हो रही हैं, उसके ऊपर स्टडी करना, ये किसका काम है, अकोस्टिक फोनेटिक्स का, ठीक है। और मैं आपको इसका यूज बताऊं, समुद्र में जो पनडुब्बी चलती है जिसे सबमरीन कहते हैं, वो लोग साउंड के वेव्स निकाल के डिस्टेंस पता लगाते हैं, रास्ते में वेल मछली है, रास्ते में क्या है, दूसरी शिप आ रही है कि नहीं आ रही है, इन सब की जानकारी ना साउंड वेव्स के थ्रू ही पॉसिबल है। तो ये जो है थ्योरेटिकल है, लेकिन हाँ इसका टेक्नोलॉजी में बहुत इस्तेमाल है। तीसरा जो है ऑडिटरी फोनेटिक्स, ठीक है, इट डील्स विद रिसेप्शन ऑफ साउंड, मतलब साउंड को ग्रहण करना, रिसेप्ट करना। मान लो आवाज इस पे टकरा रही है तो कैसी आ रही है, आवाज इस दीवार पे टकराएगी साइड में तो कैसी आवाज आएगी, ठीक है, आवाज कपड़े से टकराएगी तो कैसे आएगी, तो रिसेप्शन, उसके बारे में स्टडी करना। तो फोनेटिक्स में आवाज के ऊपर स्टडी की जाती है, तो कंफर्म है, समझ गया, ठीक है। लेकिन आवाज की स्टडी जो है अलग अलग टाइप की होती है। एक होता है आर्टिकुलरी, जिसमें सिर्फ आवाज, ध्वनि के ऊपर डील। फिर होता है अकोस्टिक फोनेटिक्स, जिसमें आवाज की तरंगे यानी साउंड वेव्स के ऊपर। और ऑडिटरी फोनेटिक्स तीसरा, तो इसमें डील होगा कि आवाज जो है रिसेप्ट कैसे हो रही है, कैसे आवाज टकराने के बाद उसका क्या हाल हो रहा है, इसके ऊपर स्टडी करना, ठीक है। तो ये कहलाता है फोनेटिक्स। तो ये फोनेटिक्स के बारे में है, इसमें आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, मैंने तो यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप नोट्स में पढ़ के, बुक्स में पढ़ के बहुत डिटेल में लिखिएगा ताकि आपको 4 नंबर अच्छे से मिल जाए। बस इतना याद रखिएगा, अंदर थ्योरी आप कुछ भी लिखिए, अपने मन से बनाकर लिखिए, इंग्लिश कोई गलत नहीं दे सकता आपको। क्यों? क्योंकि मेन चीज तो आपने लिखा है ना, और अंदर आप जो भी लिखेंगे इतना
इतना गलत तो नहीं लिखेंगे, इनको तो शामिल करेंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। और कोई भी एग्जामिनर चेक करते वक्त, मैं खुद टीचर हूं तो बताऊं आपको कि भाई ऐसे चेक करते हैं, जब आपको मेन पॉइंट दिख गया तो कीवर्ड्स ढूंढते हैं, मेन कीवर्ड। जैसे भाई इस पूरे इसमें सेंटेंस में आपको देखो, फोनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, अब ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, इसमें लिंग्विस्टिक शब्द मेन है, कीवर्ड है, तो अगर ये दिख गया सामने को चेक करने वाले को, चेक कर देगा, राइट दे देगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, चलिए फिर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 8th नंबर का, व्हाट आर पिच एंड इंटोनेशन इन स्पीकिंग। ये जो पिच होता है और इंटोनेशन होता है वो क्या है, तो चलिए उनकी डेफिनेशन सबसे पहले जान लीजिए। पिच क्या है? पिच इज द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस विथ विच वन स्पीक्स। पिच क्या है? हम देखो ऊंचा बोलते हैं, नीचा बोलते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ डिस्प्ले पे आपको देखता है कि साउंड के ऊपर ऐसा ऐसा डीजे में होते रहता है, देखा होगा आपने, वो बिल्डिंग जैसी बनती है, वही तो पिच है। अगर आप जोर, जैसे मैंने बोला, जोर से मैंने बोला तो मेरी पिच हाई है, धीरे से मैंने बोला तो मेरी पिच लो है। ठीक है, तो पिच मतलब आवाज धीमे या जोर से या धीमे, इसको बोलेंगे पिच। ठीक है, और आवाज किस इमोशन के साथ बोल रहे, गुस्से में बोला मैंने, और कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन यस खुशी होकर चिल्लाते हैं, लेकिन कभी कभी हम दुख में चिल्लाते हैं कि नहीं ये क्या हो गया। तो जो इमोशंस शामिल होते हैं ना हमारे चिल्लाने में, बोलने में, उसको बोलते हैं इंटोनेशन। ठीक है, और जो हम बोलते हैं ऊंचा नीचा, हाईनेस लोनेस, है ना, जोर से बोलना धीरे से बोलना, उसको पिच बोलते हैं। चलिए उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि पिच इज द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस विथ विच वन स्पीक्स। कोई भी जो बोलता है ना, हाईनेस और लोनेस, यानी ऊंची आवाज में और नीची आवाज में जो बोलता है वही पिच है, उसी को पिच कहते हैं। फॉर एग्जांपल लोअर पिच व्हेन टायर्ड, यानी कोई थका होता है तो धीरे बोलता है, भाई बहुत धीरे बोल रहा है, लेकिन अगर एनर्जी होगी तो फास्ट बोलेगा, यस आई कैन डू दिस, यस वी कैन लर्न इट। ठीक है, तो ये हो गया भाई हाई पिच और ये हो गया लो पिच। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए इंटोनेशन। इंटोनेशन मीन्स काइंड ऑफ चेंज इन टोन, टोन आवाज की टोन। भाई मुझसे घमंड से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहा है, टोन से पता चल जाती है हम लोग को, भाई कौन व्यक्ति हमसे कैसे बात कर रहा है, टोन से पता चल जाता है। टोन क्या? उसके बात करने का तरीका है ना, साउंड में, यानी गुस्से से बात कर रहा है, खुशी से बात कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो ये सब पता चल जाता है, वही क्या कहलाता है इंटोनेशन। तो यही हमें पिच और इंटोनेशन की वैल्यू बतानी है कि पिच से हमें इमोशन पता चलेगी, भाई पिच से हम समझ पाते हैं कि कौन सामने वाला क्या बोल रहा है। हाई पिच में बोलेगा समझ जाएंगे, लो पिच में बोलेगा तब भी हमको समझने में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें आप इनमें और लिखिएगा तो आपको बढ़िया से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे 8 क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए पूरे, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे नोट्स है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप देखते रहिए हमारे वीडियोस और जुड़े रहिए जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेज के साथ। मिलते हैं आपसे अगले यूनिट के वीडियो में।